नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने की दिशा में सरकार ने लिए 5 और महत्वपूर्ण निर्णय। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया के साथ नई दिल्ली में हुई बैठक। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार खादी ग्राम उद्योग आयोग के उत्पादों का कारोबार 1.34 लाख करोड़ रुपए के पार। पिछले 9 वर्षों में स्वदेशी खादी उत्पादों की बिक्री में 332% की अभूतपूर्व वृद्धि। आयोग ने उपलब्धि का श्रेय दिया पीएम मोदी की ब्रांड शक्ति। लद्दाख में 2023-24 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी। लेह में हुई प्रदेश स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक में लिया गया फैसला। लेह और करगिल जिलों में जल संरक्षण के लिए जलाशयों के निर्माण की 11 परियोजनाओं को भी मंजूरी। अरब सागर में आया पहला चक्रवाती तूफान बिपरजॉय अत्यधिक प्रचंड तूफान में बदला। अगले 36 घंटों में उत्तर दिशा की ओर बढ़ने के आसार। भारत के कई राज्यों में अलर्ट। 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने की दिशा में सरकार ने 5 और महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया के साथ नई दिल्ली में हुई बैठक में ये निर्णय किए गए। बैठक में सहकारिता मंत्रालय व उर्वरक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। देश भर में लगभग 1 लाख प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां मौजूद हैं। मैपिंग के आधार पर उर्वरक खुदरा विक्रेता के रूप में कार्य नहीं कर रही प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की पहचान की जाएगी और व्यवहारिकता के आधार पर उन्हें चरणबद्ध तरीके से खुदरा विक्रेता के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जो PACS अभी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों के रूप में कार्य नहीं कर रही हैं, उन्हें PMKSK के दायरे में लाया जाएगा। जैविक उर्वरकों, विशेष रूप से फर्मेंटेड जैविक खाद, तरल फर्मेंटेड जैविक खाद, फॉस्फेट समृद्ध जैविक खाद के विपणन में पैक्स को जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत अभियान को खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने नई ऊंचाइयों पर पहुंचाते हुए विश्व के सामने बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर प्रस्तुत की है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार KVIC के उत्पादों का कारोबार 1.34 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। तुलनात्मक रूप से देखें तो पिछले 9 वित्त वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र के कारीगरों द्वारा बनाए गए स्वदेशी खादी उत्पादों की बिक्री में 332% की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2013-14 में जहां खादी और ग्राम उद्योग उत्पादों का कारोबार 31,154 करोड़ रुपए था, तो वहीं वित्त वर्ष 2022-23 में ये बढ़कर 1,34,630 करोड़ रुपए के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में 9,54,899 नए रोजगार का सृजन कर KVIC ने नया मील का पत्थर स्थापित किया है। खादी और ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने इस उपलब्धि का श्रेय महात्मा गांधी की प्रेरणा, प्रधानमंत्री मोदी की ब्रांड शक्ति और देश के सुदूर गांव में कार्यरत कारीगरों की अथक मेहनत को दिया है। इस साल अरब सागर में आया पहला चक्रवाती तूफान बिपरजॉय तेजी से तीव्र होकर अत्यधिक प्रचंड तूफान में बदल गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 36 घंटों के दौरान लगभग उत्तर की ओर फिर से 2 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा। तूफान के कारण पूर्वी मध्य अरब सागर में 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है, तो वहीं कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र के तटों पर 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। पूर्व मध्य और उससे सटे पश्चिमी मध्य और दक्षिणी अरब सागर में पिछली मछली पकड़ने की गतिविधियों पर 12 जून तक स्थगित कर दी गई हैं।
लद्दाख में प्रदेश स्तरीय योजना स्वीकृति समिति ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दे दी है। लेह में समिति की बैठक उपराज्यपाल के सलाहकार डॉक्टर पवन कोतवाल की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान लेह और करगिल जिलों में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जल संरक्षण के लिए जलाशयों के निर्माण की 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। नए जलाशयों के निर्माण के बाद लद्दाख में 21,738 हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। 6 जलाशयों में लेह में और 5 करगिल में बनाए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक ताहिर हुसैन ने बताया है कि नए जलाशयों का निर्माण 60 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 5 वर्षों में पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। इस सिलसिले में शुरुआती काम पूरा कर लिया गया है और इस वर्ष आगे का काम शुरू होने वाला है। उपराज्यपाल के सलाहकार डॉक्टर पवन कोतवाल ने ग्रामीण विकास विभाग को ये लक्ष्य समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि लद्दाख जल संकट वाला क्षेत्र है और किसानों को बुआई के समय दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग को बुआई के लिए सीजन में पानी की उपलब्धता को सही तरीके से सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना देश भर के युवाओं के लिए स्वरोजगार का एक प्रमुख साधन बन रही है। इस योजना का लाभ उठाकर स्वरोजगार स्थापित करने वाले युवा न केवल आत्मनिर्भर बन रहे हैं बल्कि अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं। इस योजना के तहत काफी कम औपचारिकताओं के साथ करीब 10 लाख रुपए का ऋण हासिल कर स्वरोजगार शुरू किया जा सकता है। योजना का लाभ लेकर हिमाचल प्रदेश के ऊना निवासी जीवन सैनी ने भी स्वरोजगार शुरू किया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। कोरोना काल में जहां युवाओं को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी, वहीं मुद्रा योजना ने उन्हें स्वरोजगार स्थापित करने में सशक्त मदद उपलब्ध करवाई है। योजना के तहत 8,60,000 रुपए तक का ऋण हासिल कर हिमाचल प्रदेश के ऊना निवासी जीवन सैनी ने जिला मुख्यालय में हिमाचल धाम के नाम से रेस्तरां शुरू किया है। जीवन सैनी ने मूल रूप से सिविल इंजीनियर की डिग्री हासिल की है और वे स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ाना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ लेकर हिमाचली व्यंजन परोसने का निर्णय लिया। उन्होंने अन्य लोगों विशेषकर युवाओं से इस योजना से लाभ लेकर स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया है। मुद्रा लोन वगैरह लेके अपना कर सकते हैं अच्छे से काम, कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी भी नहीं है इसमें। बस ये है कि काम का बंदे को पता होना चाहिए कुछ। अभी है कि काम भी अच्छा चल रहा है यहाँ पे और बंदों को भी रोजगार मिल रहा है साथ। ऊना में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फील्ड अधिकारी मोहित भाटिया ने बताया कि बेरोजगार युवाओं को अपना स्वरोजगार स्थापित करने में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मददगार बनी है। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ लेने के इच्छुक युवा बैंक से भी इस संबंध में जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बड़ी ही अच्छी योजना है जिसमें बेरोजगार लोग 10 लाख तक लोन ले सकते हैं। उसमें किसी भी तरह की कोलेट्रल देने की ज़रूरत नहीं पड़ती और सरकार ने ये योजना शुरू करके एक बड़ा अच्छा अवसर दिया है उन बेरोजगार लोगों के लिए जो सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकते हैं। इसमें बड़ी ही कम फॉर्मेलिटी पे 10 लाख तक लोन दिया जा सकता है और अपनी मर्जी का कार्य शुरू किया जा सकता है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बेरोजगार युवाओं के सपनों को साकार करने में कारगर साबित हुई है। ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नवादा मंडल कारागार में महिला कैदियों से फूलों की खेती कराई जा रही है। इससे महिला कैदी को जहां अवसाद से मुक्ति मिली है तो वहीं उन्हें आर्थिक फायदा भी मिल रहा है। देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। नवादा जिला कारागार आजकल फूलों की महक से महक रहा है। कारण है यहाँ की जाने वाली विभिन्न फूलों की खेती और इन फूलों की खुशबू जहाँ एक और वातावरण को खुशनुमा बना रही है, वहीं महिला बंदियों की जिंदगी को भी आत्मविश्वास की सुगंध से भर रही है। हम लोग सब ट्रेनिंग किए हैं यहाँ पे और हम लोग को सर्टिफिकेट भी मिला है और यहाँ पे भी फूल का हम लोग ये किए हैं। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। माला वाला बनाते हैं। नवादा जेल की महिला कैदियों को फूलों की खेती से बागवानी तो सीखने को मिल ही रही है, वहीं इन महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण भी हो
है। अच्छा लगता है। कैसा माहौल बना हुआ है जेल का? बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। जेल की महिला बंदी भी इस कार्य को कर कर खासी खुश नजर आ रही हैं और इसको काफी पसंद भी कर रही हैं। कारा प्रशासन का एक दूसरा लाभ इससे ये हो रहा है कि हम लोगों ने नियमित रूप से 3-4 दिनों के अंतराल पर जो फूल का विकास हो रहा है उसको तोड़कर नई जेल मैनुअल में कैदियों को पुराने परंपरागत व्यवसायों के प्रशिक्षण के साथ साथ नए रचनात्मक कार्य भी जीविकोपार्जन के लिए सिखाए जा रहे हैं, जिससे हम लोग आर्थिक रूप से भी कुछ धन अर्जन कर सकते हैं कारा के लिए। तो कारा को आत्मनिर्भर बनाने में यह हमारा बहुत ही छोटा लेकिन पहला प्रथम प्रयास है और निश्चित रूप से इस पर हम आगे बढ़ते जाएंगे और कारा को आत्मनिर्भर बनाने में ये बहुत अधिक सहायक होगा। नवादा जेल में बागवानी का ये प्रशिक्षण महिला बंदियों को आत्मविश्वास से तो भर ही रहा है, साथ ही साथ उन्हें अवसाद से भी निकलने में मदद कर रहा है। दूरदर्शन समाचार के लिए नवादा से श्याम सुंदर की रिपोर्ट। और देश में नई शिक्षा नीति से शिक्षा में सुधार के साथ साथ ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल दक्षता व कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के विकल्प सामने आ रहे हैं। विश्वविद्यालयों में युवाओं के लिए किए जा रहे नवोन्मेषी प्रयासों पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की देश के जाने माने शिक्षाविद व GDG विश्वविद्यालय गुरुग्राम के कुलपति प्रोफेसर सत्यनारायण से। भारत सरकार ने देश में नई शिक्षा नीति लागू कर न केवल कौशल दक्षता को बढ़ाया है बल्कि युवाओं को हुनरमंद बनाकर आत्मनिर्भर बनने का एक नया प्रयास भी शुरू किया है। भारत सरकार की इस सार्थक पहल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है देश के जाने माने शिक्षाविद और कुलपति प्रोफेसर सत्यनारायण। इतने दिन कौशलता या हुनर बनाने में ना उसके एक जो डिग्निटी मतलब उसकी जो मर्यादा था उतना था नहीं। लोग बाग सोचते थे कि बस डिग्री लेना है, कौशलता हो या ना हो उससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन ये नया शिक्षा प्रणाली ने क्या किया है कि उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया, दोनों को मतलब कौशलता और ज्ञान की सम्मेलन मिला के पढ़ाई करने का, ताकि कॉम्पिटेंस उनकी मतलब योग्यता उसमें बढ़ जाए, दोनों मिल के काम करने का जो लाए हैं। ये इसमें क्या है कि अब मतलब एक्सपीरियंशियल लर्निंग मतलब सिर्फ पढ़ाई सिर्फ जानकारी के लिए नहीं लेकिन उसे प्रयोग करने का भी मतलब एकदम उसमें आधार मतलब एम्फसाइज ज़्यादा किया गया है। इसी के वजह से आज देख रहे हैं कि जैसे स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया सभी में गांव से लेके शहर तक सभी उसमें भाग ले रहे हैं। आप किस तरह देखते हैं नए नवाचार कृषि क्षेत्र में? मतलब कृषि क्षेत्र में ही मतलब बहुत ज़्यादा मौका है, क्योंकि हमारी तो अभी भी एकदम पुराना तकनीक से चल रहा है, या तो फिर बहुत बड़े बड़े जो खेत में है वो तो बहुत बड़े मशीन से कर रहे हैं। लेकिन आज ये छोटे छोटे आविष्कार करके छोटे किसान भी इस आविष्कार की फ़ायदा ले सकता है, या बच्चों को भी ना उनके जब ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग के काम करते हैं तो वो भी अपने हर दिन काम करते हुए उसकी जो भी ज्ञान है उसे प्रयोग करने का मौका मिल रहा है। कौन कौन से नए इनोवेशन कृषि सेक्टर में आपके मार्गदर्शन में चल रहा है? वही जैसे ये प्रायोगिक शिक्षा जो आ रहा है मतलब एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इसके द्वारा हमने बच्चों को कहा कि जो भी समझे उसे प्रयोग करो। तो उसमें उन्होंने ऐसे आविष्कार कर रहे हैं कि मान लीजिए खेत अब छिड़ाव हो रहा है तो उसमें क्या है कि उसमें वातावरण का प्रदूषण हो सकता है, उसमें ज़्यादा खेत का भी नुकसान हो रहा है, प्रयोग ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। तो अब इसे छोटे छोटे गोलियां बना के उसे डिलीवर करने की छोटा सा एक ईंधन बना दिए। तो अब क्या है कि अब मुझे 2 इंच चाहिए, 6 इंच चाहिए, 3 इंच चाहिए, उसके अंदर खेत भी जाता है। अब कम के ईंधन तो पानी भी उसके लिए कम लगता है, ज़्यादा नहीं चाहिए, और उत्पादन भी बढ़ गया। तो मतलब 30-35% की मतलब उत्पादन बढ़ गया, 30% पानी की बचत हो गया, और ऊपर से वातावरण प्रदूषण भी कम हो गया। तो ये एक है। वैसे ही मान लीजिए अब मतलब वेस्ट जो कचरा या कूड़ा है, मतलब नारियल हो सकता है और कोई मतलब ऐसे बहुत सारे फलों की है, तो हमने क्या किया इनको यूज करके कंस्ट्रक्शन मटेरियल बना दिए। वैसे ही मतलब ये वेस्ट रुई से वी हैव मेड सम अदर यूजफुल मटेरियल। और मान लीजिए सिल्क मतलब रेशम की उत्पादन का बढ़ाना है, तो इसमें है कि वो जो लार्वा है उसको जो पत्ते डालते हैं मलबरी का, उसकी मतलब उसमें ह्यूमिडिटी पानी का जितना आधा वो एकदम करेक्ट लेवल में होना चाहिए। तो हमने क्या किया, एक हाथ की एक इंस्ट्रूमेंट मतलब निकाले जिससे कि ये पता चले कि इसमें कितना पानी है कि अंश है। वो ठीक पानी के अंश को देख के हम तोड़ते हुए भी उसे लगा के तोड़ें तो क्या हुआ कि उसे जब वो लार्वा खाता है तो उसके से जो सिल्क या रेशम बन रहा है तो क्वांटिटी बढ़ गया। तो ये थे देश के जाने माने शिक्षाविद और GD गोविंद का विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सत्यनारायण।
जिनका मानना है कि नई शिक्षा नीति से छात्रों को एक ओर जहाँ बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है, वहीं कौशल दक्षता का प्रशिक्षण देकर उन्हें हुनरमंद बनाने के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर करने का महत्वपूर्ण काम भी किया जा रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन किशन चंद के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आखिरकार केरल में गुरुवार को मानसून ने दस्तक दे दी। मानसून विभाग के अनुसार 8 दिन की देरी से केरल पहुंचा है मानसून। इससे लोगों को तपती गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा था कि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के कारण मौसम में देरी होगी। सामान्य तौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून राज्य में 1 जून को दस्तक देता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना देश की करोड़ों महिलाओं के जीवन में उजाला लेकर आई है। बीमारी की मार झेल रही महिलाओं की सेहत में सुधार हुआ तो किचन को धुएं से मुक्ति मिली। अहमदाबाद के स्लम एरिया की दिव्या कहती हैं कि अब धुएं की वजह से पढ़ाई बाधित नहीं होती है। अहमदाबाद की एक बस्ती में ग्राउंड जीरो पर संवाददाता राजेश राज ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से आए बदलाव को समझने की कोशिश की। देखते हैं उनकी ये खास रिपोर्ट। जमाना था जब घर की महिलाओं को चूल्हा फूंकने के दौरान धुएं का सामना करना पड़ता था। आंखें जो है वो खराब हो जाती थी, जो लंग्स है, फेफड़ा है, वो खराब हो जाता था और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने महिलाओं की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी और अब जो गरीब लोग हैं, समाज के कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं, अंतिम पायदान पर खड़े लोग हैं, उनके घरों में भी अब उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर पहुंचने लगे। गोकुल बेन और विद्या बेन दोनों सास और बहू हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला जो योजना है उसके तहत इनको गैस सिलेंडर मिली है। पहले चूल्हे में फूंक मारते थे, अभी अच्छा लगता है। आँख की रोशनी बच गई और साथ ही में सब होता था, वो कुछ नहीं होता है, बीमार नहीं पड़ता है, अच्छा तरफ से जीता है, खाता है, पीता है, चूल्हा बुला फूकने का नहीं पड़ता है। अब मिट्टी के बने चूल्हे को बाय बाय करने का वक्त आ चला है, क्योंकि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के झुग्गी झोपड़ियों तक भी गैस सिलेंडर की पहुंच हो चुकी है। गैस एजेंसी से सिलेंडर को घर की दहलीज तक पहुंचाने और रेगुलेटर को लगाने की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई जा रही है। ये संभव हुआ है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की वजह से। अहमदाबाद के एक नितांत ही स्लम एरिया में अभी हम मौजूद हैं और हमारे साथ ये विद्या बेन हैं, जिनको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर मिला। ये खाना घर में पका रही हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं ये हम सीधे आपको इनसे रूबरू कराते हैं। चूल्हे पर खाना बनाते, अभी गैस आया तो बहुत अच्छा हो गया है। पहले चूल्हे पर धुआंड़ा होता है, सब जल जाता है, सब ऐसे होता था, अभी बहुत अच्छा हुआ है। मोदी को धन्यवाद करेगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने न सिर्फ रसोई घरों और महिलाओं के जीवन में उजाला लाया है, बल्कि छात्रों के लिए राहत का पैगाम भी लाया है। आइए सुनते हैं उज्ज्वला की कहानी दिव्या की जुबानी। पहले हमारी मम्मी चूल्हे पे रोटी करती थी, धुआं होता था, हमारी आंखों में तकलीफ होती थी, हम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकते थे। और अभी सरकार ने ऐसा आयोजन करा है गैस सिलेंडर, अभी हमारे शरीर को कुछ तकलीफ नहीं होती है, धुआं नहीं फैलता है, हम अच्छे से रोटी खा सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। महज 9 साल पहले कोई कल्पना कर सकता था कि इस टूटी मरैया टूटी झोपड़ी में भी गैस सिलेंडर पहुंच जाएगा। माताएं बहनें जब चूल्हे पर फूंक मारती थी तो लोगों को इससे न सिर्फ स्वास्थ्य की हानि होती थी, बल्कि पर्यावरण का भी बहुत नुकसान होता था और माताएं बीमार रहती थीं। लेकिन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने चमक बिखेरी है। लोगों के चेहरे पर एक तरफ जहां मुस्कान आई है, वहीं लोगों के सेहत में भी लगातार सुधार हो रहा है। कैमरामैन सेंथिल के साथ अहमदाबाद, गुजरात से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो गुरुवार को कई मंडियों में गिरावट दर्ज की गई। सबसे बड़ी गिरावट राजस्थान की जोधपुर मंडी में दर्ज हुई।
एग्वाक नेट के मुताबिक यहाँ 7 जून को इसका भाव 7,000 रुपए था, जो 8 जून को 1,000 रुपए घटकर 6,000 रुपए रह गया। इसी तरह पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भी लहसुन का कारोबार नरमी के साथ हुआ। यहाँ 7 जून को इसका भाव 4,000 रुपए था, जो कि 8 जून को 500 रुपए की कमजोरी के बाद 3,500 रुपए रह गया। जबकि गुजरात की राजकोट मंडी में लहसुन के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहाँ 7 जून को लहसुन का भाव 5,375 रुपए था, जो कि 8 जून को 125 रुपए चढ़कर 5,500 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 7 जून लहसुन का भाव रहा 4,830 रुपए, जो कि 8 जून को 10 रुपए बढ़कर 4,840 रुपए क्विंटल हो गया। घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में 20% की बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आंकलन के अनुसार साल 2021-22 के दौरान लहसुन की पैदावार 32,77,000 टन हो सकती है, जबकि 2020-21 की समान अवधि के दौरान उपज 31,90,000 टन रही थी। बता दें कि देश से लहसुन का निर्यात भी बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक 2021-22 के दौरान लहसुन का कुल निर्यात 22,000 टन के पार पहुंच गया था, जबकि 2020-21 के दौरान निर्यात 17,950 टन था। गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में मूंग का कारोबार स्थिरता के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में उतार चढ़ाव देखने को मिला। एग्वाक नेट पर सबसे बड़ी गिरावट राजस्थान के कोटा में रही। यहाँ 7 जून को मूंग का भाव 7,600 रुपए रहा। 8 जून को इसके सौदे 600 रुपए लुढ़ककर 7,000 रुपए रह गया। वहीं गुजरात की राजकोट मंडी में 7 जून को मूंग का भाव 8,700 रुपए रहा। 8 जून को इसका भाव 50 रुपए चढ़कर 8,750 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडी में मूंग के सौदे स्थिरता के साथ हुए। यहाँ दोनों ही दिन यानी 7 और 8 जून को इसका भाव 7,900 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश की ही सहारनपुर मंडी में भी मूंग के भाव में कोई अंतर देखा नहीं गया। यहाँ 7 जून को मूंग का भाव 8,450 रुपए था। 8 जून को भी ये 8,450 रुपए क्विंटल पर ही टिका रहा। दूसरी ओर घरेलू स्तर पर इस साल मूंग की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मूंग की उपज 37,40,000 टन रहेगी, जबकि साल 2021-22 में 31,66,000 टन था। यानी इस बार मूंग की उपज में 5,74,000 टन की बढ़ोतरी का अनुमान है। इस साल कुल दलहन की भी रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन की तुलना में 2,02,000 टन और पिछले 5 वर्षों की तुलना में 31,54,000 टन अधिक है। और मंडी भाव के बाद किसान समाचार में अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश में बैंगन की नर्सरी तैयार कर ले, यहाँ लाल मिर्च की भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। लाल मिर्च के खेत में सिंचाई करते रहें। किसान अरहर की बुआई करें, साथ ही कपास की बुआई कर ले। मध्य प्रदेश में मूंग की कटाई करते हैं। अभी गन्ने के खेत की देखभाल करें। इसके अलावा आम की तुड़ाई कर ले। किसान अमरूद के बागों में सिंचाई कर सकते हैं। अमरूद के बागों में जरूरी उर्वरक डालें। इस समय उड़द की कटाई कर ले। मध्य प्रदेश में तरबूज के बागों में सिंचाई कर सकते हैं। वहीं किसान हल्दी के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। छत्तीसगढ़ में धान की कटाई करें। किसान धान के खेत से खरपतवार निकालें। इसके साथ ही जरूरत के अनुसार ही टमाटर के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। यहाँ भिंडी के खेत में सिंचाई करते रहें। इस समय आलू की रुपाई कर सकते हैं। किसान बाजरे की कटाई कर ले। छत्तीसगढ़ में बैंगन की बुआई के लिए खेत तैयार करें। वहीं आम की तुड़ाई कर सकते हैं। अभी फूल गोभी की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। इसके अलावा नींबू के बागों में सिंचाई करते रहें। छत्तीसगढ़ में बैंगन के खेत में जरूरत लगने पर ही सिंचाई कर सकते हैं। बैंगन के खेत से घास फूस निकालें।
की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले, साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे, फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने पंचकूला और चंडीगढ़ में CGHS वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान मनसुख मांडविया ने कहा कि 2014 में केवल 25 शहरों में ही CGHS वेलनेस सेंटर थे और आज 80 शहरों में CGHS वेलनेस सेंटर हो गए हैं। CDSCO यानी कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने 14 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कि अब इनकी बिक्री गैर कानूनी होगी। अपनी जांच में कमेटी ने 14 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन को मानकों के अनुरूप नहीं पाया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर दिल्ली बीजेपी के नए भवन का शिलान्यास किया। इस मौके पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव, पूर्व अध्यक्ष सांसद मनोज तिवारी समेत पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। बालासोर हादसे के बाद हर स्तर पर तेजी से काम चल रहा है। जो 4 लाइनें हादसे में क्षतिग्रस्त हो गई थीं, उन्हें दुरुस्त कर दिया गया है और सभी ट्रैक पर रेलों का संचालन सुचारू रूप से चल रहा है। CPRO ने बताया है कि अब तक 661 मामलों में मुआवजा दिया जा चुका है। मणिपुर में पिछले 2 दिन से हिंसा की किसी घटना की कोई खबर नहीं है। स्थिति शांतिपूर्ण है और नियंत्रण में है। 5 घाटी जिलों में 12 घंटे के लिए, जबकि पहाड़ी जिलों में 10 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई है। दिल्ली के वैशाली कॉलोनी में नवजात शिशुओं के अस्पताल में आग लग गई। मौके पर दमकल की 9 गाड़ियां मौजूद हैं। सभी 20 नवजात शिशुओं को दिल्ली अग्निशमन सेवा द्वारा सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया गया है और पास के अस्पतालों में शिफ्ट कराया गया है। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।